अश्वनी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि एक पोलर कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। डबल इंटीग्रल बनाते समय एक पोलर कर्व का एक रफ स्केच बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या बेसिक प्रोसेस है जिससे हम लोग एक पोलर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डबल इंटीग्रल ऑफ पोलर कर्व का पार्ट 7 है, इसको देख लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग पोलर कर्व का डबल इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक कर्व को ड्रॉ करने के लिए चाहे वो कार्टेशियन हो या पोलर हो, हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये कर्व सिमिट्री किसका है। एक्स एक्सिस के सिमिट्री है या वाई एक्सिस के सिमिट्री है या फिर ओरिजिन का सिमिट्री है। ये तीन तरह का हम लोग सिमिट्री चेक करते हैं। सिमिट्री का मतलब देखिए, हम लोग ये चेक करेंगे पहले सिमिट्री। सिमिट्री चेक करना आप सीखिए, ये बड़ा ही बेसिक चीज है। सिमिट्री चेक करके आप इजीली कर्व के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह का कर्व होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सेम होगा, वाई एक्सिस के दोनों साइड सेम होगा या क्वाड्रेंट के दोनों साइड सेम होगा। इसको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सिमिट्री पहला देखेंगे, अबाउट ये को हटा लीजिए। अबाउट एक्सिस सिमिट्री, अबाउट एक्सिस। हमारा दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले आप कार्टेशियन का देखिए, कार्टेशियन फिर पोलर का भी देखेंगे। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आप ले लीजिए, ये हमेशा जरूरत पड़ता है। आप जानते हैं कि कार्टेशियन में कोई भी कर्व, चलिए पहले इसमें आते हैं, अगर एक्स एक्सिस का सिमिट्री है, सिमिट्री का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। तो कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस के सिमिट्री है तो क्या होता है, एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है ना, और ये एक्स एक्सिस का सिमिट्री होता है। कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस का सिमिट्री है, इफ ए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देन फॉर y इक्वल टू -y देयर विल बी नो चेंज। कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस का सिमिट्री है तो उस कर्व में, उस कर्व के इक्वेशन में आप अगर y के जगह पर -y लिखेंगे तो कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये कर्व देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें आप अगर y के जगह पर -y लिखेंगे तो -y का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा और ये कर्व एज इट इज रह जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक्स एक्सिस का सिमिट्री होगा, न एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा, एक्स एक्सिस के नीचे भी वैसा होगा। ठीक है। उसी तरीके से कोई कर्व अगर वाई एक्सिस का सिमिट्री है, इस तरह से, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये भी पैराबोला है, और ये वाई एक्सिस का सिमिट्री है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसा है राइट में वैसा है। तो इस तरह के जो कर्व होते हैं उसमें अगर एक्स के जगह पर आप -x लिखते हैं तो नो चेंज रहेगा, है ना, कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जनरल प्रैक्टिस की चीज है कि अगर किसी भी कर्व में, कर्व के इक्वेशन में x के जगह पर आप -x लिखते हैं और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो वो कर्व y एक्सिस का सिमेट्री होगा, y एक्सिस के लेफ्ट में जैसा होगा राइट में वैसा होगा। जरा देखिए इस इक्वेशन को देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। तो आप जानते हैं कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस का भी सिमेट्री होता है, वाई एक्सिस का भी सिमेट्री होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसा है राइट में वैसा है। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर आप x के जगह पर -x रखेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, y के जगह पर अगर -y रखेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये जो सर्कल है ये आपका दोनों एक्सिस का सिमेट्री होता है। तो आप समझ गए, x के जगह पर अगर -x रखने पर कोई चेंज ना हो तो y एक्सिस का सिमेट्री होता है, और y के जगह पर -y रखने पर अगर कोई चेंज ना हो
x के जगह पर माइनस एक्स रखने पर अगर कोई चेंज ना हो तो y एक्सिस का सिमेट्री होता है, और y के जगह पर माइनस वाई रखने पर अगर कोई चेंज ना हो तो x एक्सिस का सिमेट्री होता है। ये बात आप समझिए। एक होता है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन क्या होता है देखिए जरा, ये ओरिजिन है। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब इधर जैसा होगा इधर भी वैसा होगा, ओरिजिन के इधर जैसा इधर वैसा। ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन को आप ये चेंज कर लीजिए, इसको ये रख लीजिए अबाउट ओरिजिन। आते हैं पोलर कर्व पर, जस्ट थोड़ा सा कार्टेशियन के बारे में भी जान लीजिए। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है, इसको ऑपोजिट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, कोई भी कर्व ऑपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्री होगा, मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा होगा, सेकंड में जैसा है फोर्थ में वैसा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट और सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, या उसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन बोलना या ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होना सेम होता है। ये मतलब इधर जैसा होगा, जैसे इधर है तो इधर भी वैसा होगा, तो इस तरह के कर्व को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन में क्या होता है कि इफ फॉर x इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू माइनस वाई, दोनों बैठाएंगे। अगर x के जगह पर माइनस एक्स और y के जगह पर माइनस वाई बैठाने पर कर्व के इक्वेशन में अगर कोई चेंज ना हो तो वो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है, या सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट होता है। जैसे ये आप देखिए, ये जो ऐसे बनाते हैं ना, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। आप इसमें x के जगह पर माइनस एक्स लिखिए और y के जगह पर भी माइनस वाई लिखिए, देखिए कोई चेंज नहीं होगा, ये तो फिर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, या सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैसा ही होगा। ये जो अभी आप लिखे थे सर्कल वो भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। ये तो सिमेट्री अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना चाहिए बेसिक। इसके बाद एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कार्टेशियन पर बात कर रहे हैं अभी। कोई भी कर्व किसी क्वाड्रेंट में अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब समझते हैं, जैसे x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक कर्व बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कर्व। ठीक है, और उसी तरह से अगर घटता जाए तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक कर्व ऐसा है जो डिक्रीजिंग है, घटता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व में जैसे इस पार्ट में ये कर्व इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कर्व में किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप मतलब इसका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो टेन थीटा को बोलते हैं उसका स्लोप, और उसको m से डिनोट करते हैं। अगर कोई कर्व किसी इंटरवल में आगे इधर क्या होगा इसके बारे में तो यहाँ बात नहीं करना है, मैंने जीरो से उधर आगे, जैसे जीरो से लेके π/2 तक या जीरो से लेके पाई, किसी इंटरवल में, उस इंटरवल के बीच में कर्व का टेंजेंट का स्लोप मतलब टेन थीटा। किसी टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो टेन थीटा को बोलते हैं उसका स्लोप। ये जो इसका स्लोप है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा, समझ गए। और ये टेन थीटा मतलब ये जैसे पॉइंट है, मान लीजिए एक्स वाई,
एक्स वाई पॉइंट पर ये टेंजेंट का स्लोप हुआ, तो इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ये dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। देखिए ना, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप ये 90 डिग्री से कम है ये एंगल, तो जब एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसका 10 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। 10 पॉजिटिव होगा मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। किसी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को ही उस पॉइंट का dy बाई डी एक्स कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना क्लास 12 में। किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का मतलब होता है उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो अगर आपका कर्व इंक्रीजिंग है तो उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर डिक्रीजिंग है ऐसे, तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लीजिएगा तो देखिए ये होगा टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ जाएगा। अगर आपका डिक्रीजिंग कर्व है तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री से बड़ा आ जाएगा, और जब 90 डिग्री से बड़ा आ जाएगा तो इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालिएगा, जैसे ये थीटा है मान लीजिए, तो ये tan थीटा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा मतलब आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मतलब tan थीटा अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप ही dy बाई डी एक्स होता है। तो रिजल्ट ये है कि किसी पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर, किसी इंटरवल में अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है तो उस इंटरवल में आपका कर्व डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आपको dy बाई डी एक्स निकाल के देखना है कि वो अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वहां कर्व जो है ऐसा नीचे आएगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर आपका कर्व इंक्रीजिंग होगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, एक बेसिक जानकारी का चीज है। कभी भी कर्व बनाते समय ये सब चीज जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब पोलर कर्व पर आते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ। कार्टेशियन का अलग से भी कर्व ट्रेसिंग बताएंगे, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये कुछ बेसिक मेन पॉइंट्स था जिसको हमने डिस्कस किया। हम लोग यहाँ मेनली पढ़ना चाह रहे हैं आपका पोलर कर्व। तो पोलर कर्व का सबसे पहले हम लोग सिमेट्री अबाउट एक्सिस देखना चाहते हैं। एक्सिस का मतलब ये दोनों एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। एक्सिस का प्लूरल है ना ये। चलिए देखिए जरा, पोलर कर्व में थोड़ा आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई पोलर कर्व, मान लीजिए ये पोलर कर्व है और ये एक्स एक्सिस का सिमेट्री है। एक्स एक्सिस का सिमेट्री बोलिए, या पोलर में जैसे ये पॉइंट को आप पोल ले लेंगे और ये इनिशियल लाइन ले लेंगे, तो एक ही बात हुआ ना। पोलर कर्व में पोल और इनिशियल लाइन होता है। चलिए इसको आप पोल मान लीजिए, ये आपका इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन का अगर सिमेट्री है, या कह सकते हैं एक्स एक्सिस का अगर सिमेट्री है पोलर कर्व में, तो देखिए क्या होगा। इसमें एक पॉइंट लीजिए, यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट आपका P r थीटा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस आपका r है और एंगल ये आपका थीटा है। इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। अब अगर ये कर्व एक्स एक्सिस का सिमेट्री है तो इधर भी r डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट लेंगे तो सेम उसी के जैसा एक पॉइंट आ जाएगा इधर सेम डिस्टेंस पर, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा है, लेकिन ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा है, इधर माइनस थीटा होगा नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताइए हमको आप। ये कर्व सिमेट्री है, ऊपर जैसा है एग्जैक्टली सेम नीचे भी वैसा है। तो ये जो r पॉइंट है इसका इमेज कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली ये r थीटा पॉइंट का इमेज क्या होगा नीचे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए
जैसे ये थीटा लिए और इधर आर डिस्टेंस है तो ये आर थीटा हो गया। इधर एंगल हम लोग माइनस थीटा लिए हैं और ये पॉइंट भी नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका आर माइनस थीटा। समझ गए? आप ये देखे हैं, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट को एक नहीं बल्कि 4 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन को आपने पीछे बढ़ा दिया, ये थीटा है, आप अगर ये एंगल लेना चाहेंगे, ये एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑब्वियसली इधर से, तो ये थीटा होगा तो इधर से ये पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर आप ये एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा तो आपने इधर मेजर किया ऊपर की तरफ, लेकिन आप पॉइंट आपका ऑपोजिट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकेंगे माइनस आर पाई माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप एंगल को ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं और आपका पॉइंट नीचे की तरफ है यानी कि ऑपोजिट है, तो आर का वैल्यू माइनस हो जाता है, माइनस आर, और ये एंगल लेंगे पाई माइनस थीटा। तो इस पॉइंट को हम लोग आर माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस आर पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और भी 2 तरीके से लिख सकेंगे। एंगल को आप यहां तक लीजिए, है ना, इधर से अगर एंगल को लेते हैं तो अलग अलग तरीके से एंगल लीजिएगा, तो इस पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में आप उसको देख लीजिए कि एक पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको कैसे 4 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर आर थीटा है तो उसी के सिमेट्री में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा आर माइनस थीटा, माइनस आर पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक ठो लेते हैं, इसको ये बस समझने के लिए किए थे। उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं आर माइनस थीटा। ठीक, इसका मतलब है कि पोलर कर्व में अगर आप थीटा के जगह पर माइनस थीटा रखते हैं और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो आपका कर्व एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा। अगर आप थीटा की जगह पर माइनस थीटा बैठा दें और कर्व के इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए तो वो कर्व जरूर एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा, इसमें अगर नो चेंज आए। जैसे आप एक कर्व ले लीजिए r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक पोलर कर्व है। इसमें अगर आप थीटा के जगह पर माइनस थीटा रखेंगे तो r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा रखेंगे, कॉस माइनस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो कर्व है ये आपका एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा, यह इनिशियल लाइन का सिमेट्री होगा। समझे? तो एक इनिशियल लाइन के सिमेट्री के लिए थीटा के जगह पर माइनस थीटा रख करके देखेंगे, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा। उसी तरीके से जरा वाई एक्सिस का देखिए, तो कोई कर्व मान लीजिए इस तरह से है और वाई एक्सिस का सिमेट्री है। अच्छा, इसमें कोई पॉइंट अगर आप ऐसा लेते हैं आर थीटा, ये एंगल है थीटा और ये पॉइंट हो गया आपका आर थीटा। तो ये चूंकि कर्व सिमेट्री है तो इसका सिमेट्रिकल पॉइंट अगर इधर ले, उसका जस्ट इमेज, इसको मिरर लिए और ये इसका इमेज हुआ इधर, सेम आर डिस्टेंस है इसका भी, और इधर से ये थीटा है तो इधर से ये थीटा है, ऐसे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे पोलर में? देखिए, लिखने का तो 4 तरीका है, हम लोग एक जो सबसे कन्वीनियंट होगा वो यहाँ करते हैं। ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये ऑब्वियसली होगा पाई माइनस थीटा। अगर ये एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा तो एंगल ऊपर की तरफ आया है और आपका पॉइंट भी ऊपर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आर पाई माइनस थीटा। ये कोऑर्डिनेट लिखना सीखे हैं इसके पहले वीडियो में। तो ये पॉइंट अगर आर थीटा है, इसका जो एग्जैक्टली सेम पॉइंट होगा इधर दूसरे क्वाड्रेंट में,
इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर पाई माइनस थीटा। एंगल लेंगे ये पाई माइनस थीटा, पॉइंट भी ऊपर है तो आर पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, जैसे इधर से अगर एंगल आप मेजर करेंगे ये सेम लाइन का, तो माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप एंगल माइनस थीटा लेते हैं तो चूंकि एंगल नीचे लिया और पॉइंट ऊपर है तो आपका आर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग माइनस आर माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और भी दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आप चलिए यहां एक को कंसीडर कीजिए, पाई माइनस थीटा आर, आर पाई माइनस थीटा। तो यहां से आपको मिलता है कि किसी पोलर कर्व में अगर थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखें और उस कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो वो कर्व वाई एक्सिस का सिमेट्री होगा। जैसे आप लिखते हैं r इक्वल टू ए साइन थीटा, ये एक पोलर कर्व है। इसमें अगर आप थीटा के जगह पर लिखते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, r ए साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो ये कर्व सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस का। तो सीधा बेसिक चीज हो गया कि किसी कर्व में, कर्व के इक्वेशन में अगर थीटा के जगह पर पाई माइनस थीटा रखें और देयर इज नो चेंज, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इफ फॉर थीटा इक्वल टू माइनस थीटा देयर इज नो चेंज, योर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज आप समझ गए। अब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन समझ लीजिए। उसके बाद एक कर्व हम लोग ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे कि एक पोलर कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। छोटे मोटे चीज और भी लेने पड़ते हैं, उसको उतना स्पेशली एज ए रूल करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस में। अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन का मतलब जैसे आपको हम बताए हैं कि जैसे ऐसे कोई कर्व है, ऐसे एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जैसा है थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैसा ही है, सेम है, मीन्स ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है। तो जब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, और सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, और सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। तो ये आपका कर्व है इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो इस केस में पोलर कर्व में जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिए और ये पॉइंट हम ले लिए आर थीटा, इसका मतलब ये आर और ये एंगल हो गया आपका थीटा, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर इस कर्व में इधर अगर पॉइंट लें, ये अगर आर डिस्टेंस हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही मेन है। इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखिए, क्या लिखेंगे बोलिए। देखिए ये एंगल अगर थीटा है और आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, अगर यही एंगल रखते हैं थीटा तो ऊपर की तरफ लिखेंगे तो आर थीटा, नीचे की तरफ लिखेंगे तो माइनस आर थीटा हो जाएगा। एंगल ऊपर की तरफ ले रहे हैं, पॉइंट नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आपका माइनस आर थीटा हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप बोलिएगा कि हम ये एंगल लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये पूरा स्ट्रेट है, तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, नहीं क्या। अगर आप एंगल लेंगे पाई प्लस थीटा तो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप एंगल ले रहे हैं पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा नीचे की तरफ ले लिए और पॉइंट भी नीचे ही है, तो आर आपका होगा पॉजिटिव। मतलब इस पॉइंट को आप आर पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप माइनस आर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग एक ले रहे हैं जो सबसे कन्वीनियंट है, ये वाला आप ले लीजिए माइनस आर थीटा। अगर कोई पॉइंट ऊपर है आर थीटा तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में उसका जो इमेज होगा वो होगा माइनस आर थीटा। यानी कि पोलर कर्व में अगर आर के जगह पर माइनस आर बैठा है और तो भी कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो वो कर्व ऑपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्री होगा, या बोल सकते हैं आप ओरिजिन का सिमेट्री होगा। जैसे आप एक कर्व लिखें आर स्क्वायर
equal to a square sin 2 theta is a polar curve. Here if you substitute minus r in place of r, there will be no change, is not it? And hence the curve r square equal to a square sin 2 theta is symmetrical about origin or symmetrical in opposite quadrant. So in this way we generally check whether a given curve is symmetrical about x-axis or y-axis or in opposite quadrant. We can check whether a given curve is increasing or decreasing in a quadrant or in an interval. If dy by dx is positive in a particular interval, in that interval your curve is increasing. If dy by dx is negative, then your curve is decreasing in that particular interval. In this way we can check or take the rough sketch of the curve. Now let us see an example how to draw a polar curve. There are many more things we want to take, but those things will come as a practice. You see one example, you see, everything will clear there. Let us draw a well-known polar curve. This is well-known polar curve r equal to a 1 plus cos theta. ये बड़ा ही वेल नॉन कर्व है, कहीं पर भी पोलर कर्व पढ़िएगा तो देखिएगा ये कर्व आएगा. ये कार्डियोड होता है. इसको स्केच कीजिए, ड्रॉ कीजिए इसका शेप. ओके, तो ड्रॉ करने के लिए चीज इसके पहले थोड़ा सा आप 1 मिनट आपका समझ लेंगे. जैसे आप ये पढ़े कि कोई कार्टेशियन कर्व अगर है, x का फंक्शन है y, और किसी इंटरवल में, जैसे इधर आपका कर्व अगर इस तरह से इंक्रीजिंग है, तो वहाँ पर किसी पॉइंट पर आप dy बाई डी एक्स लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा. और ये आपने सीखा कि अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, सॉरी कर्व अगर ऐसे डिक्रीजिंग है, तो आपका dy बाई डी एक्स मतलब ये हो गया टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस थीटा, तो आपका टेन थीटा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा. टेन थीटा नेगेटिव हो जाने का मतलब आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा. और ये है आपका थीटा, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होगा. टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा. ये चीज़ अभी बताया जस्ट. देखिए इसको थोड़ा और ऐसे आप समझ लीजिए कि कहीं पर कोई कर्व अगर इंक्रीजिंग है, मतलब dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, जैसे ये हुआ इंक्रीजिंग का मतलब ये इस तरह से ऐसा इंक्रीज हो रहा है, तो इस पार्ट में जहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, इस इंटरवल में आपका किसी भी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा. इंक्रीजिंग का मतलब यही है, x बढ़ेगा y बढ़ेगा. नहीं, अच्छा, किसी इंटरवल में अगर आपका कर्व डिक्रीजिंग है, अगर आपका कर्व डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब इस तरह से ऐसा घटते जा रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, यानी कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव है. ये एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 90 से बड़ा होने से उसका 10 नेगेटिव हो जाता है, मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव होने का मतलब है x का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे y का वैल्यू घटेगा. ये x, ये y, देखिए x और बढ़ा y घटा, x घटा y घटा, x और घटेगा y और घटेगा. इस तरह से इंक्रीजिंग में जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है तो x बढ़ने से y बढ़ता है, x y, x बढ़ा y बढ़ा, x बढ़ा y बढ़ा. और डिक्रीजिंग में x बढ़ेगा तो y घटेगा, और इंक्रीजिंग में x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा. और इसमें देखिए x जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं y का वैल्यू घटता जा रहा है. डिक्रीजिंग का यही मतलब होता है. ठीक है, ये बात आप समझिए. ये चीज पोलर कर्व में भी यूज करेंगे.
देखिए पोलर कर्व जो होता है, जैसे एक ये जो कर्व लिखे हैं r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, पोलर कर्व हमेशा r फंक्शन होता है थीटा का, r थीटा के टर्म में लिखा हुआ होता है। ओके, तो जैसे वहां y फंक्शन था x का, तो आप dy बाई डी एक्स निकाले थे, यहां आप क्या निकालेंगे, यहां dr बाई डी थीटा निकालेंगे। और dr बाई डी थीटा अगर पॉजिटिव है, dr बाई डी थीटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग है, आपका कर्व जो है इंक्रीजिंग है। मतलब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे r का वैल्यू बढ़ेगा। थीटा इंक्रीजिंग, r ऑल्सो इंक्रीजिंग, अगर dr बाई डी थीटा पॉजिटिव है तो। थीटा इंक्रीजिंग देन r इंक्रीजिंग, ये मतलब हुआ। अगर dr बाई डी थीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग कर्व होगा। डिक्रीजिंग कर्व मतलब इस तरह, डिक्रीजिंग का मतलब समझते हैं, मैंने घटेगा, मतलब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा आपका r का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब हुआ कि थीटा इंक्रीजिंग देन r डिक्रीजिंग। इसको आप नोट करके रख लीजिए। थीटा बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग का यही मतलब। और डिक्रीजिंग का मतलब जब dr बाई डी थीटा नेगेटिव होगा तो उस केस में थीटा बढ़ेगा लेकिन आपका r जो है उल्टा घटेगा। थीटा इंक्रीजिंग देन r डिक्रीजिंग। ये पार्ट आप, ये चीज आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए, ये जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए अब इस ये जो कर्व है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लिख लिए, ऐसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये कर्व ओरिजिन का सिमेट्री है, x एक्सिस का सिमेट्री है या y एक्सिस का सिमेट्री है, ये हम लोग चेक करेंगे। देखिए तो ओरिजिन का सिमेट्री को चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, कोई कर्व अगर ओरिजिन का सिमेट्री है, मतलब इधर भी जैसा है इधर भी वैसा है, तो जैसे ये पॉइंट था r थीटा, तो सेम पॉइंट अगर इधर है, ये थीटा है, तो ये हो जाता था आपका माइनस r थीटा। नहीं, क्या पड़े ना, मतलब r के जगह पर माइनस r बैठाने से अगर कर्व में कोई चेंज ना हो तब वो सिमेट्री होगा ओरिजिन का, या सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट होगा। यहाँ देखिए तो r के जगह पर अगर आप माइनस r बैठा देंगे तो चेंज हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिन का सिमेट्री नहीं है। अच्छा, y एक्सिस के सिमेट्री के लिए क्या चेक करते थे, जैसे ये r है ये थीटा है, तो इधर अगर सेम पॉइंट लेंगे, इसका इमेज इधर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका r पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर अगर पाई माइनस थीटा लें और तो भी कर्व में कोई चेंज ना हो तब वो y एक्सिस का सिमेट्री होगा। इसमें अगर थीटा की जगह पर अगर आप पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो चेंज हो जाएगा, मतलब ये y एक्सिस का भी सिमेट्री नहीं है। x एक्सिस के सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, जैसे ये r थीटा है, r थीटा पॉइंट है, ये थीटा है, तो सेम पॉइंट अगर इधर लेंगे तो ये एंगल आपका माइनस थीटा होगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, क्योंकि एंगल नीचे ले रहे हैं पॉइंट भी नीचे ले रहे हैं तो r पॉजिटिव हो जाएगा और थीटा की जगह पर लेंगे माइनस थीटा, अभी डिस्कस किए जस्ट इसके पहले। तो ये पॉइंट हो जाएगा r माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा लें और कर्व में कोई चेंज ना हो तब वो x एक्सिस का सिमेट्री होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यही फुलफिल हो रहा है। आप थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा ले लेंगे, a1 प्लस कॉस माइनस थीटा, तो देखिए तो कर्व में कोई चेंज नहीं होगा,
1 प्लस कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। देखिए सेम आ गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये आपको मालूम नहीं होगा सब। मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस का सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा एक्स एक्सिस के नीचे वैसा होगा। ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा बनेगा नीचे भी वैसा बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ये कहां तक होगा, एक्स एक्सिस में कहां तक होगा, वाई एक्सिस में कहां तक होगा, मतलब आर का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा। तो आप ये दो चीज निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर और एक निकाल लीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, ये दो चीज थोड़ा निकालिए। देखिए आर इक्वल टू आपका है, यहां पर देखिए a1 प्लस कॉस थीटा, ए कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, खाली वेरी कर रहा है ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे तो आर का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और यहां कॉस थीटा का अगर मिनिमम वैल्यू लिख देंगे तो आर का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो आप अगर यहां कॉस थीटा की जगह पर 1 लिख देंगे, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा आर का मैक्सिमम वैल्यू। और थीटा के कॉस थीटा की जगह पर अगर कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू लिख दीजिएगा -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर का मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिए, यानी कि आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2a तक जाएगा और मिनिमम 0 तक, मतलब यहीं तक आएगा, यानी 0 से लेके 2a तक बनेगा, और ऊपर जैसा बनेगा नीचे भी वैसा बनेगा। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, कहीं कट करेगा भी कि नहीं। तो जो वाई एक्सिस होता है वहां पर आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। देखिए थीटा जब 90 डिग्री होगा π/2, तब आपका आएगा वाई एक्सिस। तो आप इसमें थीटा की जगह पर 90 बैठाएंगे तो ये पता चलेगा कि आर का वैल्यू क्या होगा। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आर का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का 0 होता है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस 0, यानी कि a, यानी कि जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो आर का वैल्यू a होगा, यानी कि y एक्सिस को a हाइट पर कट करेगा। ठीक, 0 से लेके 2a तक होगा, y एक्सिस को a पर कट करेगा, 2a तक होगा यानी कि x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर कट करेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप क्या कीजिएगा, आप r इक्वल टू 0 ले लीजिएगा कर्व के इक्वेशन में। ये जो कर्व का इक्वेशन है ना, इसमें आप r को 0 ले लीजिए। r को अगर आप 0 लेंगे तो a1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहां से मिलेगा आपको कॉस थीटा इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा, उधर चला जाएगा -1, और -1 मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और यहां से आ जाएगा आपको थीटा इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू पाई जो होता है इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन और पोल लिख लीजिए। आप ये पॉइंट को आप नोट कर दीजिए कि r इक्वल टू 0 बैठाने से थीटा का जो वैल्यू आता है वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन या एट पोल। देखिए ये जो x एक्सिस होता है ना,
ये एक्स एक्सिस बोलिए चाहे पोलर में उसको इनिशियल लाइन बोलिए, इसका इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ये इनिशियल लाइन, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस, और थीटा इक्वल टू पाई का मतलब होता है ये लाइन इधर बैक साइड, इसको हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई। आर के जगह पर जीरो बैठाने से जो थीटा का वैल्यू आता है ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। मतलब ये जो लाइन होगा इधर पीछे तरफ, ये कर्व पर टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, पोल पर ये टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा जरा इसको अब साफ साफ लिखते हैं इधर। देखिए आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा 2a डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस को कट करेगा a डिस्टेंस पर, 0 से लेके 2a तक ही होगा, इधर नहीं होगा आपका कर्व। और ये जो लाइन है ये है थीटा इक्वल टू पाई, ये आपका कर्व पर टेंजेंट लाइन होगा इस पोल पर, ये है आपका पोल। इतना बात क्लियर हो गया। आप इसमें डी आर बाई डी थीटा निकाल लीजिए। ये r इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा है ना, आप निकालेंगे डी आर बाई डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, 1 का 0, कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब जरा देखिए यहां डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब अगर आप थीटा का वैल्यू लेते हैं 0 से लेके पाई तक, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में आप लीजिए इसको, साइन 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 पर तो पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं चलेगा। आप 0 टू पाई ले लीजिए, यानी 0 और पाई के बीच में, ये है आपका 0 डिग्री और ये है पाई इसके बीच में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, चाहे आप थीटा का कोई भी वैल्यू ले लीजिए 0 और पाई के बीच में। तो ये जब पॉजिटिव होगा तो ये पूरा क्या होगा, ऑब्वियसली आगे माइनस साइन है तो नेगेटिव होगा। तो आपका डी आर बाई डी थीटा ये नेगेटिव होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू आप लीजिएगा 0 से लेके पाई तक, यानी कि इस इंटरवल में 0 टू पाई में डी आर बाई डी थीटा नेगेटिव है, यानी कि आर घटेगा जब थीटा बढ़ेगा। इन दिस इंटरवल योर आर इज इंक्रीजिंग when your r is decreasing when theta is increasing। dr by d थीटा नेगेटिव का मतलब r घटेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव आता तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा r भी वैसे वैसे बढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब r घटेगा जबकि थीटा बढ़ेगा। तो ये चीज आपके कर्व में होने वाला है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे वैसा होगा, एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा। वाई एक्सिस को ए हाइट पर कट करेगा। ये जो लाइन है ये कर्व पर टेंजेंट होगा और आर का वैल्यू घटता जाएगा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। अब बोलिए कि ये कर्व कैसा होगा। देखिए आर का वैल्यू यहां है 2a, ठीक है, मतलब यहां से कर्व शुरू होगा। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर आएगा कर्व, मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। तो क्या होगा, आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सॉरी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा ऐसे 0 30 40 थीटा बढ़ेगा तो आर का वैल्यू घटेगा क्योंकि डी आर बाई डी थीटा नेगेटिव है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहां से ये है थीटा 0, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, ये है ना थीटा आपका, जैसे ये हुआ फिर ये होगा थीटा फिर ये होगा थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है,
नहीं, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, आर का वैल्यू घट रहा है, ये है आर, ये है आर, देखिए इससे कम हो गया ना, और कम हो गया, इस तरह से थीटा बढ़ता जाएगा, आर घटता जाएगा, ठीक है। और ये लाइन टेंजेंट होगा, देखिए थीटा का वैल्यू जब 90 होगा तो ए होगा, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू 90 पर ए होगा। थीटा का वैल्यू को और आगे बढ़ाइए, 0 से π/2 तक है ना नेगेटिव, और थीटा का वैल्यू आगे बढ़ाइएगा और घटेगा आर का वैल्यू ऐसे, और थीटा जब पूरा 0 कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका 0। 0 मतलब यहां पर ये तो 0 हुआ ना, 0 से लेके यहां तक आ गया, मैंने थीटा का वैल्यू पाई कर दिया पूरा, यहां आपने थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ाते बढ़ाते पाई कर दिया। तो जब थीटा का वैल्यू पाई कर दीजिएगा तो आर का वैल्यू a1 माइनस कॉस पाई होता है -1, तो आर का वैल्यू हो गया आपका 0। समझ गए बात? फिर से समझिए आप, dr/d नेगेटिव है इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में जैसे जैसे आप थीटा का वैल्यू को बढ़ाएंगे आर का वैल्यू घटेगा। थीटा 0 पर है 2π, फिर जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आर का वैल्यू घटता जाएगा, 90 पर ए होगा, और फिर 0 नहीं सॉरी उधर से 0 से बढ़ाते बढ़ाते यहां तक आएंगे तो ये पूरा एंगल हो गया ना, ये पूरा एंगल जब हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, पाई पर फिर से 0 हो जाएगा, ये वाला पाई पर आपका आर का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। ये यहां पर 0 पर तो 2a है, पाई पर 0 होगा, ये बात आपको समझ में है। और ये जो लाइन है थीटा इक्वल टू पाई, ये टेंजेंट होगा, देखिए ये कर्व इस तरह से है, ऐसे है, ये जो लाइन है ना ये 0 इक्वल टू पाई, ये कर्व पर टेंजेंट है आपका, समझे। फिर से इसको हम फ्रेश बना रहे हैं, जरा देखिए, इसका मतलब ये हुआ यहां आर का मैक्सिमम वैल्यू 2a तक होगा, y एक्सिस को कट करेगा a पर, ये जो लाइन है ये थीटा इक्वल टू पाई है, ये वाला लाइन, और ये टेंजेंट होगा। अच्छा, 0 और पाई के बीच में आपका dr/d नेगेटिव होगा, मतलब थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आर का वैल्यू घटता जाएगा, ऐसे आर का वैल्यू देखिए डिक्रीजिंग होता गया, और फिर यहां पर आर का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, आर का वैल्यू और घटेगा और घटेगा और घटेगा, और जब पाई हो जाएगा पूरा एंगल तो फिर से आर का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन आपका टेंजेंट की तरह होगा, ये कर्व आपका ऐसे है, ऐसे ये टेंजेंट होगा, ये समझ गए। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा, ये ऊपर बना, और आप जानते हैं कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस का सिमेट्री है, यानी कि नीचे भी वैसे ही बनेगा, ये लाइन टेंजेंट होगा और इस तरह से ये बन जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा होगा। तो ये हुआ r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का रफ स्केच, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप चेक कर लेते हैं ये किस एक्सिस का सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा, वाई एक्सिस का सिमेट्री होगा, ओरिजिन का सिमेट्री होगा। फिर आप निकाल लेंगे कि एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पर कट करेगा, मिनिमम कितना डिस्टेंस पर कट करेगा। तो मैक्सिमम 2a जा रहा है, मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम निकाले थे ना, ये हो गया। थोड़ा चेक कर लेंगे कि भाई वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या, उसके लिए थीटा के जगह पर π/2 बैठाएंगे तो आर का वैल्यू a आ जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस को भाई a हाइट पर कट करेगा, इतना चेक कर लिए। फिर r को 0 बैठा लीजिएगा, r को 0 बैठा के थीटा का जो वैल्यू आएगा वो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। r इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू पाई इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व, यानी कर्व पर टेंजेंट होगा एट ओरिजिन। थीटा इक्वल टू पाई लिखने का मतलब ये लाइन होता है, थीटा इक्वल टू 0 लिखने का मतलब इधर ये लाइन होगा, थीटा इक्वल टू π/2 लिखने का मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ, थीटा इक्वल टू -π/2 लिखने का मतलब ये y एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है।
उसके बाद dr/d थीटा निकालिएगा। अब 0 से पाई तक में ये जो इंटरवल है उसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा पॉजिटिव होने से dr/d थीटा आपका नेगेटिव होगा, यानी कि 0 से पाई तक में आपका dr/d थीटा नेगेटिव होगा। मतलब जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे r का वैल्यू घटेगा। यहाँ से ये है आपका थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा को आप बढ़ाते जाइए, r का वैल्यू देखिए घटता जाएगा। ये आपका r है, ये घटते जाएगा और बढ़ाएंगे और घटेगा और घटेगा, और ये r का वैल्यू है और घट गया, यहाँ से और घट गया। और यहाँ पर मतलब थीटा का वैल्यू जब एकदम आप 0-90 करके पूरा पाई कर लेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई पर तो r का वैल्यू 0 आ रहा है ना ये, और थीटा इक्वल टू पाई ये जो लाइन है ये टेंजेंट की तरह होगा। तो इस तरह से आपका अपर साइड का ग्राफ बनेगा। और चूंकि ये एक्स एक्सिस का सिमेट्री है तो उसका नीचे भी उसी तरह का एग्जैक्टली सिमिलर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक पोलर कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, उसका एक रफ स्केच बना सकते हैं। अब इसका जब सवाल बनाएंगे तो एक दो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक दो सवाल आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब चीज़ बहुत आसानी से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। होप आपको ये पोलर कर्व, ये हो चाहे किसी भी तरह का पोलर कर्व हो, पोलर कर्व को किस तरह से ट्रेस करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, इसका आइडिया हुआ होगा। अच्छा, थोड़ा सा और पोलर कर्व के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट आप देख लीजिए, कुछ और आइडिया आपको ऐड करना पड़ेगा। जरा सा 1 मिनट का और काम है। अब वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो, लेकिन थोड़ा रह जाता है। जैसे आप कहीं पर ऐसे लिखे हैं r का वैल्यू आप लेते हैं 1 से लेके 2 तक, और थीटा का वैल्यू आप लिख रहे हैं 0 से लेके π/2 तक। इसका क्या मतलब है? ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ तो इसका कुछ मीनिंग है? जरा देखिए तो समझिए इसको, थोड़ा सा 1 मिनट और समय लेगा। देखिए, इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 से π/2 तक, मतलब ये इतना, इस पोर्शन में r का वैल्यू 1 से लेके 2 तक होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 1 है, यहां से लेके यहां तक, और यहां तक मान लीजिए 2 है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90, r का वैल्यू 1 से लेके 2, ऐसा r का वैल्यू यहां तक 1, यहां तक 2, ये डिस्टेंस हमेशा 1 होगा, ये डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस 2 होगा। तो ये जो पोर्शन है ना बीच का, ये रिप्रेजेंट करेगा r का वैल्यू 1 to 2 और थीटा का वैल्यू 0 से लेके π/2 तक। समझे? एक और लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ r का वैल्यू -1 से लेके 2 तक है, और थीटा का ऐसा वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है? जरा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, r का वैल्यू 2, थीटा 45, मान लीजिए ये है आपका 45 डिग्री का एंगल और ये डिस्टेंस है 2, तो ये पॉइंट हो गया आपका 245 पोलर में। ठीक है, अच्छा, फिर r का वैल्यू 2 तक है और इधर बैक साइड में -1 तक है, मतलब इधर -1 कहाँ आएगा भाई? देखिए, ये और एंगल फिक्स है 45। एंगल जब ऊपर की तरफ ले रहे हैं और पॉइंट भी ऊपर ले रहे हैं तो ये r पॉजिटिव है। जब एंगल ऊपर की तरफ और पॉइंट नीचे लेंगे तो r का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव -1 का मतलब ये डिस्टेंस 1 लेंगे, ये डिस्टेंस 1 लेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -145। एंगल ऊपर की तरफ, पॉइंट उसके ऑपोजिट 1 डिस्टेंस, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -145। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए B है। तो R का वैल्यू -1 से लेके 2 तक और थीटा का वैल्यू 45। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन AB को। ये लाइन जो AB है ना, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये। ऐसा लिखने का मतलब ये शो कर रहा है आपका ये एक लाइन,
बात समझे इसको। और एक चीज और देख लीजिए, अगर खाली थीटा दिया हुआ है, आर दिया ही नहीं हुआ, जैसे थीटा का वैल्यू सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, आर का कोई जिक्र नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर का वैल्यू आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से 120 डिग्री है, आर नहीं दिया, मतलब आर का वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थीटा 60 डिग्री, ये लाइन है मान लीजिए, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। और थीटा 60, आर कहां तक मालूम नहीं, थीटा 120, आर कहां तक मालूम नहीं, इधर +∞ तक, इधर -∞ तक। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू थीटा लाइज बिटवीन 60 डिग्री एंड 120, इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये लाइन है आपका थीटा इक्वल टू 60, ये लाइन है थीटा इक्वल टू 120। तो ये दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है, ये नीचे भी ऊपर भी, ये और ये रिप्रेजेंट करता है ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग पोलर कर्व और रिगार्डिंग स्केच ऑफ पोलर कर्व जो आपको जानना चाहिए। आई होप आपको पोलर कर्व के बारे में बहुत सारा आइडिया मिला होगा। अब इस आइडिया के तहत हम लोग पोलर कर्व का डबल इंटीग्रल करेंगे, पोलर कर्व को स्केच भी करेंगे और फिर देखिएगा उसका डबल इंटीग्रल कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे पोलर कर्व का। धन्यवाद।